आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कैपिलरी राइज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कैपिलरी राइज। ओके, ठीक है। कैपिलरी राइज के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो वर्ड है कैपिलरी, इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो एक्चुअल में कैपिलरी का मतलब होता है एक ट्यूब जो कि जिसका जो डायमीटर है या फिर जिसकी जो रेडियस है वो बहुत ही कम हो, यानी कि फाइन ट्यूब। जैसे लेट सपोज एक ट्यूब मैंने ये बनाई, एक ट्यूब ये बनाई और एक ट्यूब मैंने ये बनाई। ठीक है, तो दोनों में क्या फ़र्क है कि इसका जो रेडियस है ये बहुत ज़्यादा है और इसका रेडियस जो है ये बहुत ही कम है। यानी कि एक ऐसी ट्यूब, यानी कि हम बोल सकते हैं कि फाइन ट्यूब, यानी कि जिसका रेडियस बहुत कम हो। ऑलमोस्ट ये जो रेडियस होता है ये रेडियस होना चाहिए लगभग लेस देन 10⁻⁻², mm, इतना होना चाहिए। ये इसकी रेंज है। ठीक है, यानी कहने का मतलब एक फाइन ट्यूब जिसका रेडियस बहुत ही कम हो उसको अपन बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। क्या बोलते हैं उसको? कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, यहाँ अपन पूरे इस कॉन्सेप्ट के अंदर कैपिलरी राइज में कैपिलरी ट्यूब का काम में लेंगे। ये वाली ट्यूब अपन काम में नहीं लेंगे। इसका रीज़न मैं पहले ही बता देता हूँ कि पूरे टॉपिक के अंदर कैपिलरी राइज के अंदर अपन कैपिलरी ट्यूब क्यों ले रहे हैं, ये वाली ट्यूब क्यों काम में नहीं आ रही। क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर भी क्या होगा कि जैसे सरफेस है, वाटर की जो सरफेस आएगी या जो भी लिक्विड आप फिल कर रहे हो उसकी जो सरफेस आएगी उसमें सरफेस टेंशन होगा और सरफेस टेंशन की वजह से या तो वो कॉनकेव बनेगी या फिर वो बनेगी कॉन्वेक्स बनेगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनेगा यानी कि जो स्पेयर बनेगा वो तो विजिबल रहेगा, क्योंकि इसका जो स्पेयर बनेगा वो बहुत छोटा सा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। ठीक है, तो ये तो हमें विजिबल होगा, लेकिन ये जो स्पेयर होगा ये जब ट्यूब बड़ी होती जाएगी तो इसका कर्वेचर भी क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो ये इस तरीके से ये और फ्लैट होता जाएगा, यानी कि ये लगभग आपको ऐसा ही दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ये शेप दिखाई नहीं देगी। ठीक है, अब ये शेप आपको दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स नहीं लेना चाह रहा, ले रहा है ये, लेकिन ये क्या हो रहा है कि ये कर्वेचर जो है ये आगे जाके ऐसे बेंड होगा। ठीक है, आगे जाके ऐसा होगा। तो ये वाला जो पार्ट है ऐसे आगे, यहाँ से आगे गया और फिर यहाँ से ऐसे बेंड हुआ, ऐसे बेंड हुआ, तो ये यहाँ अपन को दिखाई नहीं देगा। तो यही रीज़न है इसका कि फाइन ट्यूब अपन क्यों ले रहे हैं, यानी कि कैपिलरी ट्यूब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ये शेप दिखाई देगी एज वेल एज इसके अंदर राइज और अप होगा वो भी अपन को दिखाई देगा। ठीक है, तो फिर से दो छोटी छोटी चीज़ें मैंने डिस्कस की। सबसे पहले कैपिलरी राइज के अंदर कैपिलरी क्या होती है, तो जो एक ऐसी ट्यूब जिसकी रेडियस बहुत कम होती है, यानी कि फाइन ट्यूब जो होती है रेडियस कम होती है, उस तरीके की ट्यूब को अपन कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। ये कैपिलरी में काउंट नहीं होती है, पहली चीज़। दूसरा, हम हमेशा कैपिलरी ट्यूब को ही काम में लेते हैं, ये वाली ट्यूब काम में नहीं लेंगे। इसका क्या रीज़न है? तो इसके दो रीज़न है। पहली चीज़ तो इसके अंदर जो शेप बनेगी, हमें नो डाउट पता है कि सरफेस टेंशन लगेगा, यानी कि स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह सरफेस काम करती है और वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स बनेगी। लेकिन यहाँ पर जब इसका रेडियस अपन बढ़ा देंगे तो उस कंडीशन के अंदर ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनेगा तो इसका जो कर्वेचर होगा वो कुछ ऐसे आगे जाके होगा, यानी कि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्लैट दिखाई देगा। तो एक तो ये आपको ये मेनिस्कस बोलते हैं इसको, ये अपन को दिखाई नहीं देगा मेनिस्कस की ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स है। दूसरी चीज़, राइज और अप होता है वो भी रेडियस कम होगा तो ही आपको दिखाई देगा, अदरवाइज वो दिखाई नहीं देगा, इसलिए अपन ये लेते हैं। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी कि सर कैपिलरी राइज में अपन कैपिलरी ट्यूब काम में लेते हैं, क्योंकि अगर कैपिलरी ना लेके बड़ी ट्यूब काम में लेते हैं तो उसके अंदर आपको न तो मेनिस्कस दिखाई देगा कि जो कॉनकेव हो रहा है या कॉन्वेक्स हो रहा है वो आगे जाके होगा, तो यहाँ पर अपन को दिखाई नहीं देगा, प्लस वो राइज और अप भी आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए अपन क्या लेते हैं, कैपिलरी ट्यूब काम में लेते हैं, पहली चीज़। अब अपन इस पर फर्दर डिस्कस करते हैं कि कैपिलरी ट्यूब को अपन कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो लेट अस सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, कुछ ऐसा कंटेनर है मान लो, और इस कंटेनर में मान लो कि मैंने वाटर फिल कर रखा है, ये वाटर फिल कर रखा है। ओके, और इसके अंदर अपन ने क्या किया, कैपिलरी ट्यूब लगाई। ये कैपिलरी ट्यूब लगाई। ठीक है, तो आप देखोगे कि ग्लास की बनी हुई ट्यूब है, तो अगर हम ग्लास की बनी हुई कैपिलरी ट्यूब को वाटर के कंटेनर में डालते हैं तो यहाँ वाटर जो है वो कुछ इस तरीके से फिल होगा, ऐसे फिल होगा और इस ट्यूब में ऊपर चढ़ जाएगा और इसकी ये जो शेप रहेगी वो ऐसे रहेगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर से ध्यान से देखना, एक अपन ने
कंटेनर था जिसमें वाटर फिल कर रखा था और वाटर में अपन ने कैपिलरी डाली जो ग्लास की थी, यानी कि हमने कॉम्बिनेशन लिया है, सॉलिड तो है ग्लास और लिक्विड है वाटर, ठीक है। इसमें अपन देखेंगे कि इस कैपिलरी को जैसे आप डिप करते हो तो इसमें लिक्विड ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि वाटर ऊपर की तरफ राइज होगा, ठीक है। और ऊपर जो शेप बनेगी वो कॉन्केव टाइप की बनेगी, ठीक है। अगर मैं इस लिक्विड को चेंज कर दूं मरकरी के साथ, किसके साथ चेंज कर दूं? मरकरी के साथ। तो देखना ज़रा ध्यान से कि लेट अस सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें मैंने यहाँ पर डाल दिया मरकरी और इसमें अपन ने एक कैपिलरी ट्यूब डाली यहाँ पे, ये कैपिलरी ट्यूब। तो आप देखोगे कि इस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है वो कैसे फिल हो रहा है, यानी कि मरकरी कैसे फिल हो रही है। ये ऐसे फिल होगी, यानी कि इस लेवल के कंपैरिजन में मरकरी क्या हो जाएगी? नीचे चली जाएगी, फॉल हो जाएगी, ठीक है। अब पहले तो ये डिस्कस करना है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, कि यहाँ पर वाटर था, कैपिलरी डाली अपन ने, ग्लास की ट्यूब डाली, उसमें अपन ने देखा कि सर उसमें वाटर राइज होता है और शेप बनती है कॉन्केव टाइप की। और मरकरी डाल दी अपन ने, मरकरी में क्या होता है कि कैपिलरी में ट्यूब में जो लेवल आता है वो ऑलरेडी जो लेवल है उससे नीचे रहता है और शेप बनती है कॉन्वेक्स टाइप की। सबसे पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि सर ये शेप जो है कॉन्केव और कॉन्वेक्स कब बनती है। तो नो डाउट लिक्विड की ये जो सरफेस है, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं अपन। इस ट्यूब को मैं थोड़ा जूम करके बनाता हूँ यहाँ पे ऐसे। और लिक्विड की ये जो सरफेस है, ये सरफेस, ये लिक्विड की सरफेस, इसमें क्या लग रहा है? सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन यानी कि स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है और उसकी वजह से ये शेप लेगी कैसी? तो मिनिमम एरिया के लिए या तो स्फीयर बनाएगी कॉन्केव टाइप का या फिर कॉन्वेक्स टाइप का, यानी कि इसकी जो शेप रहेगी या तो कॉन्केव रहेगी या कॉन्वेक्स रहेगी। अब एक्चुअल में यहाँ पर ये वाटर के केस में देखा जाए तो कॉन्केव बन रही है, क्यों? और मरकरी के केस में ये कॉन्वेक्स बन रही है, क्यों? तो पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं। वाटर के केस में ऐसे बन रही है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर दो तरीके के फोर्सेज होते हैं, एक होता है एडहेसिव और एक होता है कोहेसिव। ये दो तरीके के फोर्स होते हैं, एडहेसिव और एक होता है कोहेसिव। ये दो तरीके के फोर्सेज होते हैं। तो ध्यान से देखें कि एडहेसिव क्या होता है? दो मॉलिक्यूल जो कि, या फिर कोहेसिव की बात करते हैं। कोहेसिव क्या होता है? दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो कि सेम मटेरियल के होते हैं, यानी कि सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स। और डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स को अपन बोलते हैं एडहेसिव। जैसे यहाँ अगर अपन बात करते हैं तो जो मॉलिक्यूल यहाँ पर है लास्ट वाला मॉलिक्यूल, लिक्विड का लास्ट वाला मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के इधर कौन है? लिक्विड। और इस मॉलिक्यूल के इधर कौन है? ग्लास। तो अगर ध्यान से देखें, इसको भी जूम करके बना रहा हूँ कि ये मॉलिक्यूल था, लास्ट मॉलिक्यूल, इसके इधर कौन है? वाटर का मॉलिक्यूल। और इसके इधर कौन है? तो इधर है ग्लास का मॉलिक्यूल। कौन है इधर? ग्लास का मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल पे कौन फोर्स लगा रहा है? ये मॉलिक्यूल भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। और ये मॉलिक्यूल भी क्या कर रहा है? इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि इनके बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो सेम मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल मतलब सेम मटेरियल के, और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि डिफरेंट मटेरियल के बीच में, इसको बोलते हैं कोहेसिव और इसको बोलते हैं एडहेसिव, ठीक है। अब ध्यान से समझें कि अगर नो डाउट ये वाटर अगर ऐसे ऊपर चढ़ रहा है, ऐसे ऊपर चढ़ रहा है, तो नो डाउट ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, यानी कि एडहेसिव ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कोहेसिव। तो अगर एडहेसिव ज़्यादा होगा तो अपन खुद सोच सकते हैं कि सर एडहेसिव ज़्यादा है, इसका मतलब इधर वाला जो ग्लास वाला मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है वो ज़्यादा है, तो नो डाउट शेप कैसी बनेगी? कॉन्केव टाइप की। और अगर एडहेसिव के कंपैरिजन में कोहेसिव ज़्यादा है तो क्या होगा? कोहेसिव अगर ज़्यादा है तो वो मॉलिक्यूल को नीचे खींचेगा और इधर से भी नीचे खींचेगा, तो साइड से नीचे खींचेगा और ऐसे बीच में से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो क्या बनेगा? कॉन्वेक्स। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सर नो डाउट कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लेवल अपन को दिखाई देगा, नो डाउट कैपिलरी ट्यूब में पानी चाहे जो लिक्विड है, चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे लिक्विड नीचे जा रहा हो। पहले ऊपर नीचे की बात अपन नहीं करेंगे, पहले अपन बात करें कि सर कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड चाहे ऊपर की तरफ राइज हो रहा हो चाहे नीचे की तरफ फॉल हो रहा हो,
उसमें जो सरफेस बनती है उसका क्या होगा, सरफेस कॉनकेव होगी या कॉन्वेक्स होगी। तो हमें इसका पता है कि सर लिक्विड चाहे राइज हो रहा हो चाहे लिक्विड फॉल हो रहा हो, सरफेस में सरफेस टेंशन लग रहा है और सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा, यानी कि स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा सरफेस, और वो स्ट्रेच होकर कैसा बनाएगा, स्पेयर बनाएगा। स्पेयर ऐसा भी हो सकता है यानी कि कॉनकेव, और ऐसा भी हो सकता है यानी कि कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स कब होता है, ये डिपेंड करता है अधेजन और कोहेजन पे, कि अगर अधेजिव फोर्स ज़्यादा होगा तो नो डाउट क्या होगा, कॉनकेव बनेगा, और अगर कोहेजिव ज़्यादा होगा तो नो डाउट क्या होगा, कॉन्वेक्स बनेगा, पहली चीज़। अब सोचें कि राइज होगा या डाउन होगा, तो नो डाउट अधेजिव ज़्यादा होगा तो नो डाउट क्या होगा, ऊपर जाएगा, और कोहेजिव ज़्यादा होगा तो नो डाउट क्या होगा, नीचे आएगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर कैपिलरी राइज क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, कैपिलरी काम में क्यों लेते हैं, बड़ा रेडियस की ट्यूब काम में क्यों नहीं लेते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब अपन आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, कि ये वाटर था, ये ग्लास की कैपिलरी थी, और जैसे आप इसको इसमें डिप करोगे तो आप देखोगे कि वाटर ऊपर की तरफ राइज होता है। तो पहले चीज़ मेरे दिमाग में अब क्लियर हो गई कि वाटर अगर ऊपर की तरफ राइज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अधेजिव फोर्स ज़्यादा है और कोहेजिव कम है, इसलिए ऊपर की तरफ राइज हो रहा है। और अगर ऊपर की तरफ राइज हो रहा है, अधेजिव ज़्यादा है, तो अधेजिव ज़्यादा है तो क्या होगा, कॉनकेव शेप बनेगी, यानी कि जो सरफेस में सरफेस टेंशन है वो उसको क्या बनाएगा, कॉनकेव टाइप का बनाएगा। उसके बाद में आ जाते हैं अपन इधर, कि अगर मान लेते हैं कि जैसे ये मरकरी था, मरकरी को आप डिप करोगे तो लेवल डाउन आएगा, तो नीचे जा रहा है, इसका मतलब कोहेजिव ज़्यादा है, अधेजिव कम है, कोहेजिव ज़्यादा है इसका मतलब नीचे जाएगा, और नो डाउट क्या होगा, शेप जो होगी इधर और इधर से दबेगा, यानी कि कॉन्वेक्स टाइप की बनेगी, ठीक है, और ये नीचे की साइड में चला जाएगा। इसको बोलते हैं फॉल होना, इसको बोलते हैं राइज होना। हमें डिस्कस करना है इस पर कैपिलरी राइज के बारे में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपन ने याद रखी, अधेजन और कोहेजन अपन ने इसमें डिस्कस किया, ठीक है। अब अपन इसको इरेज करता हूँ मैं, हमें काम करना है केवल कैपिलरी राइज के ऊपर, ठीक, ओके। तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है कि सर कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, एक फाइन ट्यूब जिसका रेडियस बहुत कम होता है वो कैपिलरी ट्यूब होती है। हम कैपिलरी ट्यूब को काम में क्यों लेते हैं, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो शेप बनती है वो अपन को दिखाई देगी, क्योंकि शेप नो डाउट कॉनकेव कॉन्वेक्स होगी, लेकिन बड़ी के अंदर दिखाई नहीं देगी, छोटे में वो आराम से दिखाई देगी, क्योंकि जो स्पेयर बनेगा कॉनकेव बनो चाहे कॉन्वेक्स वो वहीं बनेगा, छोटा सा दिखेगा, बड़ी में अपन को दिखाई नहीं देगा, तो शेप दिखाई देगी। दूसरी चीज़ राइज होना और डाउन होना वो भी अपन को दिखाई देगा, ये राइज होना और डाउन होना ये भी कैपिलरी में दिखाई देता है। ये इसी फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट करेंगे तब आपको दिखाई देगा कि फॉर्मूला बताएगा अपन को कि हाँ यार कि अगर रेडियस ज़्यादा होती है तो अपन को राइज और डाउन दिखाई नहीं देता, ठीक है, ओके। अब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये राइज हुआ तो कितना हुआ, ये एच हाइट अपन को कैलकुलेट करनी है कि कितना राइज हुआ, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फिर से मैं इस ट्यूब को थोड़ा जूम करके बनाता हूँ यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा अपन ने यहाँ जूम करके बनाया ऐसे, ऐसे, ओके। और ये देखो, अब इसको प्रूफ करने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये था और यहाँ पर लिक्विड था इस हाइट तक, और ये एच हाइट थी, इतना राइज हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो जरा ध्यान से कि यहाँ पर देखो प्रेशर कितना है, तो आंसर है सर पी नोट, ठीक है, और यहाँ प्रेशर कितना है, यहाँ पर भी पी नोट है। अब यहाँ देखो पहले, यहाँ अगर प्रेशर पी नोट है तो यहाँ पर भी पी नोट होगा, क्योंकि एक लेवल पे प्रेशर क्या रहता है, सेम। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर ये तो बाहर का पॉइंट है, ये इस ट्यूब के अंदर का पॉइंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बाहर का पॉइंट है और ये अंदर का पॉइंट है, लेकिन है तो इक्विलिब्रियम में। जैसा लिक्विड पे यहाँ प्रेशर है वैसा यहाँ है, यानी कि जैसा जिस स्टेट में यहाँ है बैलेंस यानी कि इक्विलिब्रियम यानी कि रेस्ट, वैसा का वैसा यहाँ है। इसका मतलब यहाँ प्रेशर पी नोट है तो यहाँ पर भी पी नोट होगा, ये कन्फर्म है, ओके। अगर यहाँ पी नोट है तो यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, तो ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ हो जाएगा। तो हमें पता है कि सर नीचे आते हैं तो बढ़ता है और ऊपर जाते हैं तो घटता है, तो यहाँ हो जाएगा पी नोट माइनस एच रो जी। ये जिन्होंने प्रीवियस वीडियो मेरे देख रखे हैं फ्लूइड के, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आया था, वहाँ से उठाया इसको। तो यहाँ प्रेशर पी नोट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच रो जी माइनस हो जाएगा, तो पी नोट माइनस एच रो जी, ये एच ये था, ओके। तो
ये हो गया। और फिर इसके बाद में यहाँ क्या हो जाएगा, पी नोट। अब ध्यान से देखें तो हमेशा हमें पता है कि कॉनकेव साइड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो यहाँ से फिर भी क्लियर हो रहा है फिर से कि यहाँ पर प्रेशर पी नोट है और यहाँ पर पी नोट माइनस एच रो जी है, तो ये इसका प्रूफ है कि कॉनकेव साइड प्रेशर ज़्यादा होता है। अब ये एक्सेस प्रेशर निकाल लेते हैं अपन, तो एक्सेस प्रेशर कितना हो गया, एक्सेस प्रेशर। अब ये एक्सेस प्रेशर कितना होगा, तो यहाँ प्रेशर कितना है पी नोट और यहाँ प्रेशर कितना है पी नोट माइनस एच रो जी, तो कितना हो जाएगा, दैट इज पी नोट माइनस एच रो जी। इसको सोल्व किया, माइनस और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एच रो जी। और ये एक्सेस प्रेशर किसके बराबर होगा, तो सर आंसर है एक्सेस प्रेशर जो होता है वो होता है 2T/R के बराबर। किसके बराबर होता है, 2T/R के बराबर, क्योंकि यहाँ पर एक सरफेस बन रही है। जैसे अपन बबल में लेते हैं तो एयर बबल में 4T/R होता है और लिक्विड वाले ड्रॉप के अंदर एक सरफेस होती है, तो एक सरफेस में 2T/R होता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ध्यान से देखें तो ये R क्या चीज़ है, ये R क्या है, तो ये R है उस स्फीयर का रेडियस। ठीक है, तो ये रेडियस कितना होगा, तो ये रेडियस होगा, लेट अस सपोज यहाँ सेंटर है, तो ये O सेंटर हो गया और ये रेडियस R हो गई, ये रेडियस R हो गई। ठीक है, दूसरा ये वाली जो रेडियस है ये यहाँ से यहाँ तक, दैट इज स्मॉल r। अब ध्यान से समझे इसको, दो रेडियस हमारे पास है, एक कैपिटल R है एक स्मॉल r है। हमारे फॉर्मूले में जो आता है वो 2T/R आता है एक्सेस प्रेशर, वो R कौन सा होता है, तो वो होता है उस स्फीयर का, यानी कि स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल R है। यहाँ से अगर हाइट निकालते हैं तो यहाँ से हाइट का फॉर्मूला आता है H = 2T/R ρg, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन ये रेडियस किसकी है, ये रेडियस हमारे पास है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सरफेस, या फिर अपन बोल सकते हैं स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, लेकिन अगर अपन को इसमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि एक्चुअल में मोस्टली जो न्यूमेरिकल बनता है उसमें रेडियस गिवन होती है कैपिलरी ट्यूब की, तो अगर रेडियस कैपिलरी ट्यूब की अपन को गिवन है तो इस कैपिटल R को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, स्मॉल r के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इसमें कन्वर्ट करेंगे, स्मॉल r के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये अपन कैसे करते हैं, ध्यान से देखें। ओके, तो सर याद रखने वाली चीज़ है कि अगर मेरे को रेडियस दे रखी है तो रेडियस या तो हो सकती है स्फीयर की दे रखी है और या हो सकती है कैपिलरी की। अगर मुझे स्फीयर की दे रखी है तब तो मैं कैपिटल R ये फॉर्मूला काम में लूँगा, लेकिन अगर स्फीयर की ना देके मेरे को दे रखी है रेडियस कैपिलरी ट्यूब की, तो स्मॉल r में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखना यहीं पे करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर बना लो और ये हमारे पास हो जाएगा स्मॉल r। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास कैपिटल R, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और इसके अंदर यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाते हैं, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बन गया हमारे पास, ये टेंजेंट बना। ओके, और ये टेंजेंट जो एंगल बना रहा है ये वाला किधर, लिक्विड की साइड में सॉलिड के साथ, ये जो एंगल है ये थीटा हो गया। अगर ये थीटा हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा हो गया तो एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल बन गया थीटा। इस थीटा के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू दैट इज cos थीटा, r cos थीटा। तो कैपिटल R क्या बन जाएगा, कैपिटल R इज r/cos थीटा। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं अपन, H इज इक्वल टू 2T डिवाइडेड बाई R और cos थीटा गया ऊपर, और ये हो जाएगा ρ इंटू g। ये हमारे पास H का फॉर्मूला आ गया, 2T cos थीटा अपॉन R ρ g। ये मैंने दो फॉर्मूले बनाए, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। दोनों के अपन देख लेंगे कि अगर अपन को रेडियस स्मॉल दे रखी है कैपिलरी वाली तो 2T cos थीटा अपॉन R ρ g, और अगर अपन को ये दे रखी है तो उस कंडीशन में आ जाएगा दैट इज सरफेस स्फीयर की, तो ये हो जाएगा 2T/R ρ g। ठीक है, ये हमारे पास एक मेथड था जिसकी हेल्प से अपन ने ये H कैलकुलेट किया। अब वापस आते हैं मुद्दे वाली बात पे कि सर अपन ने कैपिलरी ट्यूब क्यों काम में लिया, बड़ी ट्यूब क्यों काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बड़ी ट्यूब काम में लेता हूँ तो ये रेडियस ज़्यादा होगा, अगर ये रेडियस ज़्यादा होगा तो ये हाइट कम हो गई, तो ये आपको राइज होता हुआ दिखाई नहीं देगा।
तो 2 रीजन थे, दोनों मैंने डिस्कस किए हैं, फुल डिटेल के अंदर डिस्कस किए हैं, बार बार आपको बताया कि सर कैपिलरी ट्यूब अपन काम में क्यों लेते हैं। कैपिलरी ट्यूब होती क्या है, फाइन बोर की जो ट्यूब होती है कैपिलरी ट्यूब होती है, बड़े रेडियस की ट्यूब को कैपिलरी नहीं बोलते हैं। तो कैपिलरी को काम में क्यों लेते हैं, बड़े रेडियस वाले काम में क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि बड़ा अगर रेडियस होगा तो एक चीज़ तो हमें पता है कि बड़े रेडियस में सरफेस टेंशन उसको कॉनकेव कॉन्वेक्स बनाएगा तो दिखेगा नहीं, दूसरा राइज और फॉल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अगर रेडियस ज़्यादा है तो रेडियस ज़्यादा है तो एच कम होगा, यानी कि राइज होता हुआ दिखाई नहीं देगा, बराबर लेवल में दिखाई देगा यहाँ पे, इसलिए। और अगर ये रेडियस कम लूँगा तो हाइट मिलेगी, इसलिए अपन रेडियस कम यानी कि कैपिलरी ट्यूब लेते हैं। प्लस उसके साथ साथ आपको ये भी दिखाई देगा क्योंकि इसके अंदर जो सरफेस में सरफेस टेंशन का कॉनकेव बनेगा तो भी इतना स्पेयर बनेगा और कॉन्वेक्स बनेगा तो भी ये स्पेयर बनेगा, तो वहीं का वहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका एक और अल्टरनेट मेथड है जिसकी हेल्प से अपन इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं, वो ज़रा ध्यान से देखें कि इसका दूसरा मेथड कौन सा है। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ये फर्स्ट मेथड था एक्सेस प्रेशर से लेके यहाँ तक। फॉर्मूला हमारे पास आया 2T cos θ अपॉन r rho g। अब अपन बाद में डिस्कस करते हैं दूसरा। फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर जूम करके बनाते हैं। ये हमारे पास ट्यूब थी और ये सरफेस थी और ये हमारा यहाँ तक लिक्विड भर रखा है और ये इसका रेडियस है कैपिटल R और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया स्मॉल r, इसको बाद में बनाएंगे। और ये हाइट हमारे पास थी यहाँ से यहाँ तक h, ये h थी। ओके, अब ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है, इस लिक्विड पे नीचे क्या लग रहा है, mg। लिक्विड पे नीचे क्या लग रहा है, mg। ऊपर क्या लग रहा है, तो ऊपर नो डाउट क्या हो रहा है, सरफेस पे सरफेस टेंशन लग रहा है और सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा है। फिर से क्या बोला मैं, नीचे क्या लग रहा है इस वाटर पे, ये जो हाइट है h हाइट के वाटर पे नीचे क्या लग रहा है, mg। दूसरा इस पे और क्या लग रहा है, तो सरफेस है, सरफेस में सरफेस टेंशन होता ही है, तो इस सरफेस का सरफेस टेंशन है, यानी कि ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है और स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होकर ये क्या बना रही है, स्पेयर बना रही है। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट पहले वीडियो में अपन ने देखा था सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में। तो सरफेस में सरफेस टेंशन है यानी कि स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है और ये कैसा बनाएगा, या तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो इसने कॉनकेव बनाया। सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है, तो हमें पता है वो लगता है अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू लाइन। तो यहाँ पर एक लाइन बन चुकी है, तो ध्यान से इसको प्रैक्टिकली जूम करें। ये यहाँ पर है क्या, ये एक तरीके से लाइन बन रही है पूरी सर्कुलर। ये ट्यूब है और ट्यूब में लिक्विड ऐसे भर रखा है लाइक कटोरा। तो ये लाइन कैसी बनी, बिल्कुल 2πr यानी कि बिल्कुल सर्कुलर। उस लाइन के परपेंडिकुलर और अलोंग द सरफेस, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर और अलोंग द सरफेस मतलब ऐसे, तो ये सरफेस टेंशन लगा ऐसे, सरफेस टेंशन का फोर्स, और इधर भी लगा सरफेस टेंशन का फोर्स, ऐसे लगा, ये फोर्स लगा, ये फोर्स लगा। ठीक है, ये दो जगह मैंने दिखाया, चारों तरफ लग रहा है ये, क्योंकि हमें पता है सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू लाइन। तो लाइन कैसे है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ऐसे लाइन चल रही है, तो इसके परपेंडिकुलर तो ये हो गया, अलोंग द सरफेस हो गया। बाहर क्यों बना, क्योंकि कॉनकेव बन रहा है, अगर कॉन्वेक्स होता तो अंदर बनता। ओके, इसके बाद में यहाँ पर देखो ये एंगल क्या था, ये थीटा था, कॉन्टैक्ट एंगल, तो ये भी क्या होगा, थीटा, कॉन्टैक्ट एंगल। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f sin थीटा और ये ऊपर वाला बन जाएगा f cos थीटा। इधर बन जाएगा ये f sin थीटा और ऊपर वाला बन जाएगा f cos थीटा। तो f cos थीटा सारे जुड़ जाएंगे तो इंटीग्रेट होके बचेगा f cos थीटा। तो नीचे लगा mg और ऊपर लगा f cos थीटा। ठीक है, पहले मैं f cos थीटा को डिस्कस करता हूँ। f कितना होगा, तो f क्या होता है, तो सरफेस टेंशन होता है f/L, तो f होगा t इंटू एल। और cos थीटा को cos थीटा रखो, ये हमारे पास लगा। ठीक है, अब t है और l कितना हो जाएगा, 2πr, 2πr। r कौन सा, ये 2πr, तो ये रेडियस रहेगा स्मॉल r इसका, ये 2πr, ये रेडियस। ठीक है, और cos थीटा की जगह cos थीटा, इधर आ जाएगा mg। अब इस m मास को लिखता हूँ अपन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू g। ठीक है, फिर से डेंसिटी कितनी हो जाएगी,
तो डेंसिटी को अपन क्या लिखेंगे, डेंसिटी को डेंसिटी लिख देते हैं। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम कितना होगा, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, इसका वॉल्यूम अगर अपन निकालें तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा दैट इज़ पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ। मास था डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी आ गया, जी की जगह जी है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी को डेंसिटी रखा, वॉल्यूम कितना होगा, तो इस मास का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और आर कितना हो जाएगा, वही आर स्मॉल आर और एच। ये पाई और आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एच निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी, आर रो और जी, आर रो जी, सेम फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो दो मेथड मैंने बताए, दोनों इसलिए बताए कि कई बार जो न्यूमेरिकल बनता है तो मास वाला कॉन्सेप्ट काम में आ जाता है, कई बार न्यूमेरिकल बनता है तो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट काम में आ जाता है, इसलिए दोनों मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए। ये कैपिलरी राइज था। आई होप आपको पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा कि कैपिलरी ट्यूब से लेके क्यों अपन उसको काम में लेते हैं, क्यों बड़ी ट्यूब काम में नहीं लेते हैं। सरफेस जो बनती है, सरफेस टेंशन की वजह से वो स्पेयर बनेगी, तो स्पेयर बनेगी तो या तो कॉनकेव बनेगा या कॉन्वेक्स बनेगा। कॉनकेव कब बनता है, कॉन्वेक्स कब बनता है, अधेजन क्या होता है, कोहेजन क्या होता है, राइज हो रहा है इसका मतलब कौन ज़्यादा है, फॉल हो रहा है मतलब कौन ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ अपन ने डिस्कस की। ओके, थैंक यू।